हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोगी। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 1। मैं हर वीक करंट अफेयर्स पे एक एक वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन में। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें राइट टू रिकॉल की पावर दी गई है लोगों को। इसका मतलब यह है कि अगर लोग नाखुश हैं सरपंच के काम करने से या इलेक्टेड मेंबर्स के काम करने से तो वो इनको उनके टेन्योर खत्म होने से पहले ही उनको हटा सकते हैं। उसके लिए जरूरत होगी बस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी की। तो अगर लोग सीक्रेट बैलेट के थ्रू सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये वोटिंग होगी और उसमें मोशन या रेजोल्यूशन पास कर देते हैं अगेंस्ट द सरपंच या कोई भी और मेंबर बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, तो उस इंसान को उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। और एक और स्टेप लिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन के टुवर्ड्स। वो ये है कि वुमेन के लिए 50% ऑफ द सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं रूरल बॉडीज में। अब हम जान लेते हैं झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें बोला गया है कि सरना ट्राइबल, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड की, उसके फेथ को उसके बिलीफ को एक रिलीजियस आइडेंटिटी दे दी जाए। तो अगर यही रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देती है तो आज जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 6 रिलीजन है, तो उसके बाद ऐसा रेजोल्यूशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मान लेती है तो उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में 7 रिलीजन हो जाएंगे। सरना ट्राइबल के लोग दे बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ प्रेइंग टू नेचर। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्स फ्रॉम झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम जान लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। तो अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है जिसमें आप कुछ ऐसा पब्लिश कर देते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस में बाधा हो सकता है जिसकी वजह से। और सिविल कंटेम्प्ट वो होता है दोस्तों जिसमें आप विलफुली डिसओबे करते हैं कोर्ट के ऑर्डर को या उसकी कोर्ट के जजमेंट को। तो हाल ही में कुणाल कामरा, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला था उनका, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे विवादास्पद ट्वीट किया था जब अर्णब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी के चीफ एंकर हैं, उनको बेल ग्रांट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके साथ ही साथ अभी हाल ही में एक बहुत ही मेजर इशू था, वो था प्रशांत भूषण जी, जो कि एक लीडिंग एक्टिविस्ट और एक बहुत रिनाउंड एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला था जिसमें उनके ऊपर 1 रुपए का फाइन लगाया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स की हो सकती है और फाइन अगर देखा जाए तो 2,000 का, या फिर दोनों को, मतलब 6 महीने की सजा भी हो सकती है और 2,000 का फाइन भी आपको पे करना पड़ सकता है एज अ पेनल्टी। तो उसके बाद हम जान लेते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में। नेशनल लीगल सर्विस डे दोस्तों हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले इसको मनाया गया था 1995 में। और नेशनल लीगल सर्विस डे, इसके चीफ एंड पैटर्न है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका चीफ पैटर्न माना जाता है। और इसके अंतर्गत ही जो हम देखते हैं आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए, जो कि राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं, मतलब जो भी इंसान एक वीकर सेक्शन से आता है तो स्टेट के ऊपर ये बाउंडेशन होती है कि वो उसको एडवोकेट प्रोवाइड करे। तो वो इसके अंतर्गत ही उसको लाया गया था नेशनल लीगल सर्विस डे के अंतर्गत। अब हम जान लेते हैं सीबीआई के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ फैक्ट सीबीआई के बारे में कि सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल विंग है। तो इनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली तक लाई करती है। मतलब अगर दिल्ली में वो कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। पर अगर वो किसी और राज्य में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी है कि वो उस राज्य सरकार की जो है अनुमति लें। तो उसी अंतर्गत क्या हुआ है कि झारखंड ने अभी इन्हें जनरल कंसेंट सीबीआई को देने से मना कर दिया है। और उसके साथ ही साथ अभी बिल्कुल रिसेंटली महाराष्ट्र ने भी मना कर दिया था जनरल कंसेंट सीबीआई को देने से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ये डायरेक्ट करती है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करें तो उस केस में उन्हें उस स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट की पावर रिलेटेड टू डिसाइडिंग मर्सी प्लीज या पार्डन प्लीज। तो आप जैसे कि आपने सुना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक पार्डन प्ली मर्सी प्ली डिसाइड की थी यूएसए में।
ऑफ माइकल फ्लेन। तो डिफरेंस ये है दोनों यूएसए और इंडिया के सिस्टम में कि वहां पे प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से इंडिपेंडेंटली किसी भी पार्डन प्ली या मर्सी प्ली को डिसाइड कर सकते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। ऑल्दो इंडिया में प्रेसिडेंट को पावर है टू डिसाइड टू ग्रांट पार्डन्स which includes respite, remissions or commutation of the punishment, but however ये प्रेसिडेंट को पावर इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के लिए नहीं दी गई है। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्हें he has to act as per the advice of the council of minister। तो ये सबसे पहले अगर इनको कोई मर्सी प्ली डिसाइड करनी है तो एक लेटर लिखेंगे होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिखेगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि क्या मर्सी प्ली उनके फेवर में दे देनी चाहिए, कन्विक्ट या नहीं देनी चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडर आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 एक पावर है प्रेसिडेंट के पास कि अगर कोई भी बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करके उनके पास भेजती है साइन करने के लिए तो वो एक बार उसको रिकंसिडर करने के लिए जरूर भेज सकते हैं, चाहे वो मर्सी प्ली के बारे में ही क्यों ना हो। और पैरेलली अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर को भी ये पावर दी गई है कि वो पार्डनिंग पावर उनको दी गई है अंडर आर्टिकल 161 कि वो भी मर्सीफुली डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर कॉन्विक्ट को सजा मिली है डेथ की तो उस केस में गवर्नर उसकी सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा रोशनी एक्ट जो कि इस समय काफी न्यूज में है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोशनी एक्ट था क्या। रोशनी एक्ट दोस्तों 1990 में फारूक अब्दुल्ला जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि राज्य में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए वो फंड्स कलेक्ट करेंगे और फंड्स कलेक्ट करने का तरीका ये था कि जो भी लोग स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पर अभी ऑक्यूपेंट्स हैं उनको ये बोला गया कि आप वो लैंड अपने नाम पे रजिस्टर करवा लीजिए और पर्टिकुलर प्रीमियम या पर्टिकुलर फीस हमें दे दीजिए। पर अभी सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि ऑल्दो ऑब्जेक्टिव था 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में यूज होने थे, पर ये पाया गया कि जो कलेक्शन हुआ स्टेट गवर्नमेंट को वो हुआ मात्र 76 करोड़ का। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम माना जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में और अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो 26 नवंबर को इसे अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 26 नवंबर को 2015 से पहले हम नेशनल लॉ डे के नाम पर सेलिब्रेट करते थे। पर 2015 में डिसाइड किया गया जब बी.आर. अम्बेडकर जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी कि अब नेशनल लॉ डे को नेशनल लॉ डे ना मनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा, जिसको हिंदी में संविधान दिवस भी कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जी ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इट इज फॉर योर बेनिफिट तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।